हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, अर्थात प्रागैतिहासिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, जैसे पाषाण काल। तो इस काल के इतिहास की जानकारी आवास के अवशेष, शैलाश्रय, मिट्टी के बर्तन, खिलौना आदि से पता चलता है। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण तो मिला है लेकिन उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन उनके द्वारा जो भी लिपि का उपयोग किया गया है उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था लेकिन उसके लिपि को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। वहीं ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था, उसके द्वारा जो भी लिखा गया है उसको पढ़ा गया है। जैसे वैदिक सभ्यता से लेकर वर्तमान समय, आधुनिक काल तक के समय को ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को प्राक इतिहास भी कहते हैं। इसका समय था 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का समय प्रागैतिहासिक काल का समय था। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। इस समय लोगों के जीवन यापन करने का साधन था आखेट और खाद्य संग्रह। आखेट यानी शिकार करते थे, खाद्य संग्रह यानी फल फूल बीज आदि को इकट्ठा करते थे, उसी से अपना पेट भरते थे, जीवन यापन करते थे। वहीं बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का समय था 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। यानी 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच का समय मध्य पाषाण काल का समय था। इस समय आखेट खाद्य संग्रह तो करते ही थे, इसके अलावा अब पशुपालन और मत्स्याखेट भी करने लगे, मतलब पशु पालने लगेंगे और मछली पकड़ने का काम करने लगेंगे मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल इसके बाद, तो नवपाषाण काल का समय था 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अब इस काल के लोग कृषि का कार्य भी करने लगते हैं। पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग थे। ये जो पूरा पाषाण काल है इसके भी 3 भाग थे। पूरा पाषाण के भी 3 भाग थे। पहला था निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का समय था 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का समय निम्न पूरा पाषाण काल का समय था। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का समय था मध्य पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय था उच्च पूरा पाषाण काल। तो इन्हीं तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल का समय जैसे कि मैं बताया था 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच का समय निम्न पूरा पाषाण काल का था। इसी समय आग का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था दोस्तों? आग का आविष्कार हुआ था। निम्न पूरा पाषाण का जो प्रमुख स्थल था, निम्न पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल था वो था भीमबेटका की गुफा, सोन नदी घाटी, नर्मदा घाटी। ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन कौन सा दोस्तों? भीमबेटका की गुफाएं, सोन नदी घाटी और नर्मदा घाटी। ये तीनों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा एक और याद करिएगा, बेलन घाटी। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 4 स्थल याद रखिएगा: भीमबेटका की गुफाएं, सोन नदी घाटी, नर्मदा घाटी और बेलन घाटी। ये स्थल निम्न पूरा
पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। अब इस समय निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थर की बात करें तो क्वार्टाइज्ड पत्थर का उपयोग होता था। निम्न पूरा पाषाण काल में किस पत्थर का उपयोग हुआ था? क्वार्टाइज्ड पत्थर। क्वार्टाइज्ड पत्थर दोस्तों जब नदी के पानी में ये घिस कर, नदी में जो पत्थर होते हैं वो पत्थर घिस करके नदी के पानी से ये मुलायम हो जाते हैं, यानी ये भंगूर टाइप के होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। तो इस टाइप के पत्थर को क्या बोलते हैं? क्वार्टाइज्ड पत्थर कहते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल में किस पत्थर का उपयोग होता था? क्वार्टाइज्ड पत्थर का उपयोग होता है। उपकरण की बात करें तो क्रोड उपकरण का उपयोग हुआ। क्रोड उपकरण, तो देखिए क्रोड उपकरण किसको कहते हैं? मान लीजिए एक पत्थर है दोस्तों, ये क्या है? क्वार्टाइज्ड पत्थर है। अब इसको यहाँ से काट दिया तो एक छोटा हिस्सा ये अलग हो जाएगा, तो छोटा हिस्सा को फलक बोलते हैं। अलग, ये छोटा वाला हिस्सा अलग कर दे तो क्या बचेगा? फलक। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा हो गया बड़ा वाला, इसको बोलते हैं क्रोड। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसी हिस्सा को क्रोड बोला जाता है और इसी हिस्से से निम्न पूरा पाषाण काल में औजार बनाए जाते थे। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा, इसको क्या बोला गया? क्रोड उपकरण। और क्रोड से ही ये जो औजार हैं, इस समय के औजार, पेबल, चापर, चापिंग, हस्त कुठार, क्लेवर, ये सभी बनाए जाते थे। किससे? ये बड़ा वाला जो हिस्सा होता था दोस्तों, ये बड़ा वाला हिस्सा इसी से बनाए जाते थे, इसीलिए ये सभी को क्या बोले जाते हैं? क्रोड उपकरण। तो निम्न पूरा पाषाण काल में कौन सा उपकरण, क्रोड उपकरण का यूज होता था? औजार की बात करें तो पेबल। अब देखिए पेबल क्या होता था? जब इस टाइप का औजार बनाया जाता था तो उसको क्या बोलते थे? पेबल। और जब क्रोड से, क्रोड का एक साइड को क्या किया जाता था? नुकीला किया कर दिया जाता था, ऊपर वाला को बस नुकीला कर दिया जाता था, उसको क्या बोलते थे? चापर। और ये चापर देखिए दोस्तों, ये चापर है, इसमें एक साइड को ही बस नुकीला किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? चापर बोलेंगे। वहीं बात करें आपका चापिंग का, तो चापिंग में क्या होता था दोस्तों? इसके दोनों साइड को नुकीला कर दिया गया है। ये देखिए दोनों साइड का जब नुकीला कर दिया जाता था तो उसको क्या बोलते हैं? चापिंग। हस्त कुठार दोस्तों, इसमें क्या होता है? नीचे साइड को नुकीला कर दिया, इसे हाथ में पकड़कर इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये खासकर जानवर आदि का सर फोड़ने या किसी भी चीज़ को फोड़ने के लिए ये हस्त कुठार का प्रयोग किया जाता था। क्लेवर, तो क्लेवर ये हस्त कुठार का ही एक प्रकार था। क्लेवर दोस्तों एक हस्त कुठार का ही एक प्रकार था, लेकिन जब इसका आकार यू या भी के आकार का जब औजार बनाया जाता था तो उसको हस्त कुठार ना बोल के क्या बोल दिया जाता था? क्लेवर बोल दिया जाता था। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो प्रमुख औजार थे वो पेबल, चापर, चापिंग, हस्त कुठार और क्लेवर थे। और ये सभी किससे बनाए जाते थे? क्रोड से। क्रोड उपकरण यानी जो पत्थर का बड़ा वाला हिस्सा था उससे बनाया जाता था। इसके बाद देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल का समय था 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। और इस समय के जो प्रमुख स्थल थे वो थे नर्मदा घाटी, बेलन घाटी। तो नर्मदा घाटी और बेलन घाटी तो पहले हम लोग याद कर चुके हैं। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित था और बेलन घाटी मध्य प्रदेश में था, तो उत्तर प्रदेश में था। तो नर्मदा घाटी पहले आप लोग इधर देख चुके हैं कहाँ स्थित था, मध्य प्रदेश में, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा याद करिएगा, डिंडवाना और नेवासा। तो डिंडवाना और नेवासा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित 4 जगह याद कर लीजिएगा, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, डिंडवाना, नेवासा। और डिंडवाना नेवासा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। वहीं इस समय यदि पत्थर की बात करें तो क्वार्टाइज्ड पत्थर के अलावा जैस्पर और चट पत्थर का उपयोग होने लगा था। इस जैस्पर और चट जो पत्थर थे वह क्वार्टाइज्ड की तुलना में अधिक मजबूत थे। और वहीं उपकरण की बात करें तो अब इसमें क्रोड उपकरण का उपयोग न होकर फलक उपकरण का उपयोग होने लगा। फलक किसका उपयोग होने लगा मध्य पूरा पाषाण काल में? फलक उपकरण का। तो फलक मैं बताया था, जैसे ये पत्थर है, अब इसको कट कर दें, कट करने के बाद ये छोटा हिस्सा जो होगा, ये छोटा हिस्सा को बाहर कर निकाल देंगे, तो यही छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? फलक उपकरण। तो पहले ये बड़ा वाला हिस्सा का बनाया गया निम्न पूरा पाषाण काल, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में अब ये जो छोटा वाला हिस्सा यानी फलक है उससे औजार बनाया गया, इसलिए इसको फलक उपकरण कहा गया। तो चूंकि फलक उपकरण का उपयोग होता था इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दिया गया, यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी
कहते हैं। फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है किसको? मध्य पूर्व पाषाण काल को। अब देखिए फलक से क्या क्या औजार बनाए गए, तो स्क्रेपर, पॉइंट, ब्यूरिन। स्क्रेपर को हिंदी में खुरचनी बोलते हैं, पॉइंट को छेदनी बोलते हैं, ब्यूरिन को खोदनी बोलते हैं। यानी खुरचनी, छेदनी और खोदनी ये मध्य पूर्व पाषाण काल के मुख्य औजार थे। वही स्क्रेपर यानी खुरचनी की बात करें तो ये इस टाइप का होता था, छिलनी के जैसे। पॉइंट यानी छेदनी की बात करें तो एक साइड से नुकीला होता था दोस्तों। ये औजार क्या होता था? एक साइड से क्या होता था? नुकीला होता था इस टाइप से। और वहीं खोदनी की बात करें तो ये दोनों साइड से नुकीला होता है, दोनों साइड से। ये खोदनी यानी ब्यूरिन दोनों साइड से नुकीला होता था। तो इस प्रकार से खुरचनी, छेदनी और खोदनी ये किस समय के किस काल के औजार थे? मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार थे। अब देखते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल। तो उच्च पूर्व पाषाण काल का समय था 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय उच्च पूर्व पाषाण काल का समय था। इसी समय होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास हुआ। उच्च पूर्व पाषाण काल के समय ही होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास हुआ। इस समय के जो प्रमुख स्थल थे वो थे भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं पहले पढ़ चुके हैं। भीमबेटका की गुफा में क्या मिली? तो चित्रकारी मिली है, बेलन घाटी। भीमबेटका बेलन घाटी भी पढ़ चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं, बेलन घाटी। इसके अलावा जो याद करना है दोस्तों है बीजापुर, इनाम गाँव। बीजापुर और इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार। तो प्रमुख स्थल में क्या हो जाएगा? भीमबेटका की गुफाएं जहाँ की चित्रकारी है, और बेलन घाटी, बीजापुर, इनाम गांव जो महाराष्ट्र में स्थित है, और छोटा नागपुर का पठार ये उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। अब पत्थर की बात करें दोस्तों तो इसमें मुख्यतः फ्लिंट पत्थर का उपयोग हुआ, यानी क्वार्टाइज, जैस्पर, चट का तो उपयोग होता ही था, लेकिन अब मुख्यतः किसका यूज होने लगा? फ्लिंट पत्थर का। उपकरण की बात करें तो ब्लेड उपकरण का उपयोग हुआ दोस्तों। किसका उपयोग हुआ? ब्लेड उपकरण। देखिए निम्न पूर्व पाषाण काल में क्रोड उपकरण का यूज हुआ था, मध्य पूर्व पाषाण काल में फलक उपकरण का यूज हुआ था, और ये उच्च पूर्व पाषाण काल में ब्लेड उपकरण का उपयोग हुआ था। तो ब्लेड उपकरण देखिए किसको बोलते हैं? जैसे ये छोटा सा हिस्सा जो कटा हुआ अलग हुआ था उसको क्या बोला? फलक बोला था। फलक को काट करके और इससे छोटा हिस्सा निकाला गया तो उसको क्या बोला गया? ब्लेड बोला गया, और इसी ब्लेड उपकरण बोला। और इसी जो औजार बना वो मुख्यतः क्या था? ब्यूरिन था। तो इस समय ब्लेड उपकरण से ब्यूरिन बनाया जाता था, इसलिए इस सभ्यता, इस काल को यानी उच्च पूर्व पाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति की संज्ञा दी गई, यानी ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है उच्च पूर्व पाषाण काल को। तो इस समय मुख्यतः क्या औजार था? ब्यूरिन का यूज हुआ था। इसके अलावा यदि बात करें तो हड्डियों के औजार और सल्क आदि का भी उच्च पूर्व पाषाण काल में उपयोग होने लगा था। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय था 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। ये जीरो कट कर देते हैं, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच का समय मध्य पाषाण काल का समय था। इस समय जीवन यापन का मुख्य साधन था पशुपालन। इस समय यानी मध्य पाषाण काल में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन। पशुपालन के आरंभिक प्रमाण बागोर और महदहा से प्राप्त हुआ है। पशुपालन के आरंभिक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर और महदहा से प्राप्त हुआ है। बागोर ये जो है राजस्थान में स्थित था, और महदहा कहाँ था? मध्य प्रदेश में। बागोर राजस्थान में स्थित था और महदहा मध्य प्रदेश में स्थित था। तो पशुपालन के प्रारंभिक या आरंभिक प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं? बागोर और महदहा से। वहीं बात करें सबसे प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, यानी सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया। मानव के स्थायी निवास के प्रारंभिक साक्ष्य सरायनाहर और महदहा से मिला है। मतलब मानव स्थायी रूप से सबसे पहले जो निवास किया वो था सरायनाहर और महदहा। सरायनाहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, सरायनाहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और महदहा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस समय यानी मध्य पाषाण काल में जो प्रमुख औजार थे वो था तीर कमान, यानी सर्वप्रथम तीर कमान का उपयोग
मध्य पाषाण काल में किया गया। इसके अलावा अगर देखें तो पत्थर और हड्डियों के औजार का भी प्रयोग होता था, लेकिन ये पत्थर और हड्डी के जो औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे। पत्थर और हड्डियों के जो औजार होते थे वो क्या होते थे, बहुत छोटे होते थे। इसी कारण जो मध्य पाषाण काल है उसको लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण कहा जाता है। लघु पाषाण का काल कहा जाता है क्योंकि इस समय जो पत्थर और हड्डियों के औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे। इसके अलावा हंसिए, आरी आदि का भी प्रयोग होता था। हंसिए और आरी का भी प्रयोग होता था। ये जो हंसिया और आरी होता था इस पर लकड़ी या हड्डी का हत्था लगा होता है। हंसिया और आरी पर क्या लगा होता था, लकड़ी या फिर हड्डी का हत्था लगा होता था। अब देखते हैं नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल का समय था 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, यानी 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का समय क्या था, नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल मानव के जो स्थायी निवास का प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ। मानव के स्थायी निवास का प्रारंभ किस काल में हुआ, प्रारंभ ये नव पाषाण काल में हुआ। इस जीवन यापन की बात करें तो जीवन यापन का मुख्य साधन था नव पाषाण काल में कृषि, यानी कृषि के द्वारा मनुष्य अपना जीवन यापन करने लगा था नव पाषाण काल में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है, मतलब सबसे पहले उसने कौन सा अनाज का प्रयोग किया था, तो जौ। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, जौ था। और इस समय नव पाषाण काल में जो औजार जो होता था तो पत्थर की कुल्हाड़ी, यानी अब पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग होने लगा था। किस काल में, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में एक गर्त आवास मिला हुआ है। नव पाषाण काल में क्या मिला है, गर्त आवास। ये गर्त आवास कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास कहाँ से प्राप्त हुआ है, कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए तो हड्डी के औजार भी प्राप्त हुए हैं नव पाषाण काल में। तो जो हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं वो कश्मीर के बुर्ज होम और बिहार के चिरांद, यानी दो जगह से मिले हैं। कश्मीर के बुर्ज होम और बिहार के चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है, हड्डी के औजार। और सर्वप्रथम कुंभकारी का प्रारंभ कब हुआ, नव पाषाण काल में। कुंभकारी यानी कुम्हार का काम, कुंभकारी मतलब कुम्हार का काम यानी बर्तन बनाने का काम किस काल में स्टार्ट हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। अब मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होने लगा। कुंभकारी के प्रारंभ होने से मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होने लगा। अब ये जो बर्तन होता था उसमें काला मृद भांड, धूसर मृद भांड और चटाई की छाप वाले मृद भांड का उपयोग होता था। बर्तनों में क्या किया, काला मृद भांड, धूसर मृद भांड और चटाई की छाप वाले मृद भांड का उपयोग होने लगा था। इसके अलावा देखते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो सर्वप्रथम भारत की पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की थी उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। सर्वप्रथम भारत की पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। वहीं भारत में यदि बात करें, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। वही मानव द्वारा सबसे यानी सर्वप्रथम मानव द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन किस काल में किया गया था, तो मध्य पाषाण काल में किया गया था। और सबसे पहले किसे पालतू पशु बनाया गया था, तो कुत्ता को। मानव द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन मध्य पाषाण काल में किया गया था। कृषि का आरंभ नव पाषाण काल में हुआ था। और पहिए यानी चक्का का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नव पाषाण। तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में, कृषि का आरंभ भी नव पाषाण काल में, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन मध्य पाषाण काल में किया गया था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। और सर्वप्रथम भारत की पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। अब इसके अलावा दोस्तों एक देख लेते हैं ताम्र पाषाणी काल को भी देख लेते हैं। तो लगभग 2200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का जो
समय था वो ताम्र पाषाणी काल का समय था। 2200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय कौन सा काल था? ताम्र पाषाणी काल था। ये जो ताम्र पाषाणी काल है, इसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो चालकोलिथिक युग किसको कहते हैं? ताम्र पाषाणी काल को ही कहते हैं। ताम्र पाषाणी काल के समय एक स्थान प्राप्त होता है नौदा टोली। नौदा टोली ये मध्य प्रदेश और इंदौर के आसपास का क्षेत्र था। नौदा टोली मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास का क्षेत्र क्या था? नौदा टोली। और इस नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किए थे। और यहाँ से मिट्टी, बांस, घास फूस से बने घर मिले। ठीक है, नौदा टोली से क्या मिले हैं? मिट्टी, बांस, घास फूस से बने घर मिले हैं। और ये जो घर है वो कैसा है? चौकोर है और वृत्ताकार। यानी नौदा टोली से मिट्टी, बांस, घास फूस से चौकोर और वृत्ताकार घर प्राप्त हुआ है। नौदा टोली जो है, ये नौदा टोली ये उस काल की यानी ताम्र पाषाणी काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। नौदा टोली ताम्र पाषाणी काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। और यहाँ जो मृदभांड का जो उपयोग होता था, नौदा टोली में जो मृदभांड का उपयोग होता है वो लाल काले रंग का होता था दोस्तों। वो कैसा होता था? लाल काले रंग का। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? तांबा था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा था, यानी इसी काल में तांबा का खोज यानी उपयोग हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाणी काल कहते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।